ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लिन वान को देखते हैं जो कि अपने पास्ट का एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा हीरो सोंग चेन स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा है और वान खेल के बाद उसे पानी देने के लिए वहीं खड़ी हुई है। तभी इचेन गोल करके मैच जीत जाता है, जिसे देखकर वान उसे पानी देने के लिए आगे जा ही रही होती है कि तभी सूफई जो कि इचेन की क्रश होती है वो भागकर जाकर इचेन को पानी दे देती है, जिसे देखकर इचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये सब देखकर वान काफी सैड हो जाती है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वान और इचेन की शादी हो चुकी है, जहाँ पर इचेन बेडरूम में वान को किस कर रहा है और उसके बाद उसके साइड में सो जाता है, जिसे देखकर वान उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इचेन बैठ कर कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ। वान कहती कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, तुम सब कुछ करने के बाद मुझे यहाँ से जाने को क्यों कहते हो। इचेन कहते कि भूलो मत कि मैंने तुमसे शादी बस एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर की है ताकि तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, इसलिए अपनी हद में रहा करो। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और हनी वाटर बेड के साइड में रखा है कहकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर वान सैड हो जाती है और सोचती कि 3 साल हो गए हैं, उसे अभी तक पता नहीं चला कि मुझे हनी से एलर्जी है। ये सोचकर वो गुस्से में पूरा हनी वाटर पी जाती है। नेक्स्ट सीन में इचेन जो कि प्रेजेंट में एक पायलट है, वो अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो ही रहा होता है कि तभी वान उसका सूटकेस लेकर वहां पर आती है, जिसे देखकर वो चुपचाप सूटकेस लेकर वहां से जाने लग जाता है, लेकिन तभी वान उसे कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं, जो सुनकर इचेन ओके कहकर वहां से चला जाता है, जिससे वान और भी ज्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन एयरपोर्ट का होता है, जहां हम देखते हैं कि वान भी उसी एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट का काम करती है, जहां इचेन पायलट है। वो अपना काम कर ही रही होती है कि तभी वान की बेस्ट फ्रेंड यूरी जो कि खुद भी एक फ्लाइट अटेंडेंट होती है, वहां पर आकर वान से कहती है कि उधर देखो, आज कैप्टन सॉन्ग खुद हमारे साथ लंच करने आए हैं और तुम्हें पता है उनकी क्रश भी अब्रोड से वापस आ गई है। वो देखो, वो उसके साथ ही बैठे हैं। वान इचेन की तरफ देखती है जो कि फई के साथ वहां बैठा होता है, जिसे देखकर बेचारी सैड हो जाती है। और यूरी जिसे कि वान और इचेन की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो वान को कहती कि चलो हम भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और उसे लेकर चली जाती है। देन जब वान और यूरी वहां पर आ जाते हैं तो वान इचेन और फई को साथ देखकर थोड़ी सैड हो जाती है। तभी फई खड़े होकर वान को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो वान उससे हैंडशेक करके वहीं बैठ जाती है। देन फई इचेन को इम्प्रेस करने के लिए उसे खाना सर्व करती है, जिसे देखकर एक लड़की जो कि फई की फ्रेंड होती है वो कहती कि हाँ हाँ हमें पता है कि तुम इचेन से प्यार करती हो, अब ऐसे खाना सर्व करके हमें अपना प्यार मत दिखाओ। तो सुनकर फई हंसने लग जाती है। तभी हान जुई जो कि इचेन और फई का फ्रेंड होता है वो भी कहते कि वही तो, ये दोनों 3 साल बाद मिले हैं और एकदम से एक हो गए। ये सुनकर यूरी भी वान को धीरे से कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि मिस्टर सॉन्ग फई से शादी करने वाले हैं। तभी वही इचेन से कहती कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पूरा एयरपोर्ट घुमाओगे, चलो चलते हैं। ये बोलकर वो इचेन को वहां से लेकर चली जाती है और बाकी सब भी एक एक करके वहां से चले जाते हैं और वान वहीं सैड होकर बैठी रह जाती है। थोड़ी देर बाद इचेन वहां पर आता है और जानबूझकर अपने लाइटर को जैकेट की पॉकेट में डालकर वान के पास आकर कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कहता है कि मुझे मेरा लाइटर नहीं मिल रहा है। वान कहती कि वो तुम्हारे जैकेट की पॉकेट में होगा, तुम उसे वहीं रखते हो। इचेन लाइटर निकाल कर वान से कहते कि ठीक है, वैसे क्या तुमने डिवोर्स के बारे में पक्का डिसीजन ले लिया है। वान कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी फई इचेन को पीछे से आवाज लगाती है, तो इचेन वहां से चला जाता है और वान फिर से सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वान जब वापस घर जाती है देखती है कि उसकी लालची मोम वहां पर आई हुई है। वान कहती कि मोम आप यहाँ क्या कर रही हैं। मोम कहती कि इसका क्या मतलब है, क्या मैं अब तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती। वान कहती कि अगर आपको पैसे चाहिए तो यहाँ से चले जाइए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मोम कहती कि तो क्या मैं अपने सन इन लॉ के पास जाऊँ। वान कहती कि आप समझती क्यों नहीं है, हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। जो सुनकर वो हैरान होकर कहती कि क्या, लेकिन क्यों, क्या इचेन ने तुम्हें चीट किया है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वान कहती कि ऐसा कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। तभी वान को अचानक से वॉमिट होने लग जाती है। मोम उसे संभालती है और फिर कहती कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर वान के तो होश उड़ जाते हैं। देन मोम वान को उठाकर सोफे पर बिठा देती है और कहती कि ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, तुम्हारे पेट में सॉन्ग फैमिली का हेयर है, इससे हमारी फैमिली को बहुत फायदा होगा। तुम अभी बस अपना अच्छे से ख्याल रखो, मैं तुम्हारे भैया भाभी को ये गुड न्यूज देने जा रही हूँ। ये बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वान अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव देखकर हैरान रह जाती है। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर वान उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट को लेकर टेबल पर बैठी ही होती है कि तभी इचेन घर आता है। वान उससे कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहते कि चलो तुम्हारी मॉम ने तुमसे पैसे मांगे होंगे ना, उन्हें कितने पैसे चाहिए। ये बोलकर वो 2 लाख का चेक वान को दे देता है और कहते कि क्या इतने काफी है। ये देखकर वान सैड हो जाती है और कहती कि बात कुछ और है। तभी इचेन वान के हाथ में वो टेस्ट किट देख लेता है और कहते कि ये क्या है, जाओ मुझे दिखाओ। वान उसे किट दे देती है और कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
जो सुनकर इचेन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वान कहती है कि मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को एक रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी मिले, लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे बस 10 लाख दे दो, मैं खुद बच्चे को पाल लूंगी। नेक्स्ट दिन 15 दिनों बाद का होता है, जहाँ पर वान एक पार्क में बैठी है और सोच रही कि 15 दिन हो गए, इचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या सच में वो इस बच्चे को पालना नहीं चाहता? तभी यूरी वहाँ पर आती है और वान से कहती है कि याद है मैंने तुम्हें कैप्टन सॉन्ग और फई की एंगेजमेंट के बारे में बताया था, मुझे लगता है वो सच था। ये देखो, मिस्टर सॉन्ग फई की फैमिली से मिलने गए थे। ये बोलकर यूरी वान को वीचेट पर फई की पोस्ट दिखाती है, जिसे देखकर वान सैड हो जाती है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि इचेन ने उसे 10 लाख भेजे हैं, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट दिन में इचेन और जूही एयरपोर्ट के कैफेटेरिया के पास खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जूही अंदर वान को देखकर इचेन से कहते हैं कि वो तो वान है ना, उसके साथ वो आदमी कौन है। इचेन थोड़ा आगे जाता है और वान क्या कर रही है वो देखने लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि वान के साथ वो आदमी एक मैच मेकर है, जो वान से कहता है कि मिस वान, आपको आपके लिए किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। वान कहती कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे बच्चे को रेस्पेक्टेड आइडेंटिटी दिला सके। जो सुनकर वो मैच मेकर कहते हैं कि तुम पहले से प्रेग्नेंट हो, इस तरह से डेट करके तुम लोगों के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हो। वान कहती कि मुझे पता है, लेकिन बच्चे के रजिस्ट्रेशन के बाद मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ और इसके बदले मैं उसे 10 लाख युआन का कंपनसेशन भी दूंगी। जो सुनकर उस मैच मेकर के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि 10 लाख रुपए में इतनी सुंदर लड़की से शादी तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कहकर वो वान का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले, मैं तुम्हारे बच्चे को पहचान दिला दूंगा। ये कहकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वान उससे बचने की कोशिश करने लग जाती है, जिसे देखकर इचेन भागकर अंदर आता है और चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ। वो मैच मेकर डर जाता है। तभी इचेन टेबल के पास आकर वहां रखे ग्लास को एक मुक्के में तोड़ देता है, जिसे देखकर वो मैच मेकर और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। देन इचेन वान का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। अब बाहर जाकर इचेन गुस्से में वान से कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही थी। वान कहती कि मुझे बस अपने बच्चे को उसकी पहचान दिलानी है और कुछ नहीं है। इचेन कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम बच्चे को पैदा करो, मैं उसे पहचान दूंगा, हम डिवोर्स नहीं लेंगे। ये कहकर इचेन वहां से चला जाता है, जो देखकर वान हैरान रह जाती है। और तभी उसे यूरी का भी कॉल आता है, जो उससे कहती है कि आज रात एक गेट टुगेदर है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर यूरी वान को एक गेट टुगेदर पार्टी में लेकर आती है, जहाँ पर वो इचेन और फई को साथ में बैठा देखकर हैरान रह जाती है और यूरी के साथ वहीं बैठ जाती है। देन जब वो सभी ड्रिंक करने के लिए वाइन के ग्लास लेते हैं, तो इचेन फई से वाइन के ग्लास ले लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, और उसे जूस देकर कहता है कि तुम ये पियो। इचेन के फ्रेंड्स कहते कि ओहो, जरा इसे तो देखो, अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई और ये तो अभी से उसका हस्बैंड बन गया। जो सुनकर फई खुश हो जाती है और वान सैड हो जाती है। तभी इचेन के सारे फ्रेंड्स उसे फई को किस करने के लिए चेयर करने लग जाते हैं, जो सुनकर वान और भी ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन तभी इचेन खड़े होकर एक घुट में पूरी वाइन का ग्लास खत्म कर देता है और अपना कार्ड वहां रखकर ये मेरी तरफ से कहकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं। और फई कहती कि मैं उसे देखकर आती हूँ और वहां से चली जाती है। और वान भी यूरी से कहती कि मैं आती हूँ। दूसरी तरफ इचेन जब बाहर जाकर स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर इचेन 3 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फई के अब्रोड जाने के बाद इचेन पूरी तरह से टूट गया होता है और इसी तरह स्नोफॉल के बीच नशे में धुत होकर सड़क पर चल रहा होता है और नशे में गिर जाता है। तभी वान अम्ब्रेला लेकर वहां पर आती है और कहती कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इचेन उसे घर का एड्रेस बताकर उसकी गोद में ही बेहोश हो जाता है। इचेन ये इंसिडेंट याद कर ही रहा होता है कि तभी फई वहां पर आती है और इचेन से कहती है कि तुमने अभी जो किया उसका क्या मतलब था, यही ना कि तुम किसी और को पसंद करते हो। इचेन कुछ नहीं कहता है, जिसे देखकर फई उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वान भी वहां आ जाती है। फई कहती कि यही वो लड़की है ना। ये कहकर फई वान के पास जाकर उसे थप्पड़ लगाने ही वाली होती है, तभी इचेन चिल्लाकर कहते कि रुको। जो सुनकर फई उसे मारे बिना गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी इचेन वान के पास आता है और कहता कि मैंने तुम्हें बच्चा पैदा करने को कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल कर सको, इसलिए मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहना। ये बोलकर वो भी गुस्से में चला जाता है। देन वान जब रोते हुए वहीं टहल रही होती है, तभी यूरी वहां पर आती है, जिसे देखकर वान अपने आंसू पोंछने लग जाती है। तो यूरी कहती है कि नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम रो रही हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। वान कहती कि मैं और इचेन शादी कर चुके हैं। जो सुनकर यूरी हैरान होकर कहती कि क्या, ये सब कब हुआ। वान कहती कि 3 साल पहले। यूरी कहती कि और तुम अब मुझे बता रही हो, क्या तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती। वान कहती कि ऐसी बात नहीं है, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, और अब मैं इचेन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
यूरी हैरान होकर कहती कि क्या तुम तो मुझे पागल कर दोगी, तुम्हें पता है ना ईचेन बस उस फाई से प्यार करता है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो। वान कहती कि ताकि मैं अपने बच्चे को उसके बाप की पहचान दिला सकूं। यूरी कहती कि क्या तुम बस इसी वजह से ये सब सहती रहोगी। जो सुनकर वान रोने लग जाती है और यूरी उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर वान जब अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही होती है तभी यूरी उसके लिए फ्रूट्स और कुछ खाने को लेकर आती है। वान कहती कि तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत थी, मैं कैंटीन से कुछ खा लेती। यूरी कहती कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, और क्या हुआ अगर ईचेन तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, मैं हूं ना। जो सुनकर वान खुश हो जाती है। तभी यूरी कहती कि तुम्हें पता है ना जल्दी इस साल की हमारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है। मैंने सुना है कि फाई ने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है ताकि वो ईचेन की टीम में आ सके, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उसे दूसरे ग्रुप में भेजने का प्लान बना लिया है। वान कहती लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वान को कुछ काम आ जाता है और वो चली जाती है। इसे देखकर यूरी चुपके से जाकर वान के लैपटॉप से फाई को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट दिन में रात को जब वान घर वापस आती है तो देखती कि ईचेन चुपचाप सोफे पर बैठा है, जिसे देखकर वो वहाँ से जा ही रही होती है। तभी ईचेन कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। वान कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। ईचेन कहता है कि इस बार के ट्रेनिंग में तुम टीम लीडर हो ना, लगता है तुमने फाई को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करने के लिए काफी मेहनत की है। जो सुनकर वान समझ जाती कि ये सब यूरी का काम है। वो कहती कि मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो, मैं उसे वापस तुम्हारे ग्रुप में ट्रांसफर कर दूंगी। ईचेन कहता कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना आगे से मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करना। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से वान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग सेशन का होता है, जहाँ पर हम देखते कि वान यूरी के साथ अपनी मैट बिछाई रही होती है कि तभी फाई अपने फ्रेंड ली के साथ वहाँ पर आती है। ली फाई से कहती है कि तुम्हें दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया गया था ना, फिर भी मिस्टर ईचेन ने तुम्हें अपने ग्रुप में वापस बुला लिया, सच में वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो सुनकर वान सैड हो जाती है और फाई उसे देखकर हंसते हुए अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक पायलट वहाँ पर आता है और सभी से कहता है कि अब आप सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए हमने हमारे एक सीनियर पायलट को कोच के तौर पर इनवाइट किया है। ये बोलकर वो ईचेन को वहाँ पर इनवाइट करता है और ईचेन एक कोच की ड्रेस में वहाँ पर आता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ये देखकर ली कहती है कि मिस्टर ईचेन तो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने वाले थे ना, वो हमारे कोच बनकर क्यों आए हैं। जो सुनकर फाई का चेहरा उतर जाता है। तभी यूरी वान से कहती है कि लगता है ईचेन ने जानबूझकर कोच बनने की अपील की ताकि तुम्हें फाई की चालों से बचा सके, वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। जो सुनकर वान नर्वस हो जाती है। तभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर वो पायलट सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स को अलग अलग जोड़ियों में बांट देता है। फिर वान का नाम सू साओपेंग नाम के एक लड़के के साथ लिया जाता है। जो सुनकर साओपेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पास खड़े एक फ्रेंड से कहता है कि मेरी तो किस्मत चमक गई है, आज मैं वान को प्रपोज करके ही रहूंगा। जो कि ईचेन सुन लेता है और गुस्सा हो जाता है। तभी ईचेन विसल बजाकर सभी को अपना अपना मेट सेट करने को कहता है और सभी पार्टनर्स को अपने टीम लीडर की हेल्प से 100 सेटअप्स लगाने को कह देता है। जो सुनकर सभी अपने अपने पार्टनर के साथ मेट में बैठ जाते हैं और सेटअप लगाने लग जाते हैं। तभी साओपेंग सेटअप्स लगाने के बहाने बार बार वान के पास आकर उसे डिनर पर इन्वाइट करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी ईचेन वहाँ आकर उसे कॉलर पकड़कर उठा देता है और कहते कि सारा फोकस काम पर होना चाहिए, जाओ जाकर पूरे यार्ड के 10 चक्कर लगाओ। साओपेंग कहता है लेकिन क्यों। ईचेन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा कोच हूँ। साओपेंग ओके बोलकर गुस्से में यार्ड के चक्कर लगाने लग जाता है। तभी ईचेन वान से कहते हैं कि अब तुम्हारा पार्टनर नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ सेटअप्स लगाऊंगा। ये बोलकर वान के आगे लेटकर सेटअप लगाने लग जाता है, जिसे देखकर वान काफी नर्वस हो जाती है और ये सब देखकर फाई बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर ईचेन वान का हाथ गुस्से में पकड़कर उसे घर लेकर आता है और उसे बेड पर लिटाकर उसके कपड़े निकालने की कोशिश करता है। जो देखकर वान चिल्लाकर कहती कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता कि जब ट्रेनिंग कैंप में मैं तुम्हारा पार्टनर था तब तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। वान कहती कि तुम फाई के सामने ये सब कर रहे थे, उसे कैसा लगा होगा। ईचेन कहते कि तो अब तुम्हें उसकी चिंता कब से होने लगी। वान कहती है कि तुम बात क्यों घुमा रहे हो, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम साओपेंग को मेरे करीब नहीं आने देना चाहते थे। जो सुनकर ईचेन चुप हो जाता है और तभी उसके फोन पर फाई का कॉल भी आता है, तो वो फोन लेकर गुस्से में चला जाता है। देन ईचेन अपना जैकेट रूम में ही भूल गया था, तो वान उसे जैकेट देने उसके पीछे जाती है। तभी बाहर ईचेन और फाई को साथ में देख लेती है, जहाँ पर फाई ईचेन से कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे, अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो तुम उस वान को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। ईचेन कहते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर फाई तो हैरान रह जाती है और वान ईचेन का जैकेट वहीं रखकर गुस्से में चली जाती है, जिसे ईचेन देख लेता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर वान जब एयरलाइंस में अपना काम कर रही होती है तभी फाई वहाँ पर आती है और वान से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
देन वान फई के साथ एक कैफे में बैठी होती है जहाँ पर फई उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें ईचेन से डिवोर्स लेने को कहूँ तो क्या तुम मान जाओगे। वान कहती कि तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है। फई कहती कि पता है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की वजह से ईचेन तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज उससे डिवोर्स ले लो। मैं ईचेन से बहुत प्यार करती हूँ, इसके बदले तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। वान कहती कि ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है, तुम जाकर ईचेन से बात करो, अगर वो डिवोर्स के लिए रेडी हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर वान वहां से जा ही रही होती है कि तभी उस पास वाले बिल्डिंग का एक बिल बोर्ड वान के ऊपर गिरने वाला होता है, जिसे देखकर फई वान को बचाने के लिए उसके पास आ जाती है, जिससे वो बिल बोर्ड उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर वान को जब होश आता है तो वो नर्स से कहती कि मुझे क्या हुआ था। नर्स कहती कि तुम्हारे ऊपर बिल बोर्ड गिरा था, तुम किस्मत वाली हो जो बच गई। वान कहती कि और मेरा बच्चा, वो तो ठीक है ना। नर्स कहती है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, हमें चेकअप करना होगा। ये बोलकर नर्स वहां से चली जाती है, जिसे देखकर वान सीधे ईचेन को कॉल करती है, लेकिन ईचेन मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ कहकर कॉल कट कर देता है। देन यूरी हॉस्पिटल में आती है और वान को व्हील चेयर में घर लेकर जाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात छिपाने की कि तुम हॉस्पिटल में हो। वान कहती कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यूरी कहती कि और वो ईचेन का है। वान कहती कि उसने कहा वो बिजी है। यूरी कहती कि वो जरूर बहाना बना रहा होगा, तुम यही रुको, मैं रिसेप्शन से मेडिसिन लेकर आती हूँ। तभी हम देखते कि फई के पैर में भी चोट आई है और ईचेन उसी हॉस्पिटल में उसे सहारा देते हुए वापस लेकर जा रहा है, जिसे कि वान देख लेती है और व्हील चेयर को पीछे घुमा लेती है ताकि ईचेन उसे न देख पाए। तभी ईचेन फई से बातें करते हुए वहां से उसे लेकर चला जाता है और वान उन्हें देखकर रोने लग जाती है। तभी यूरी आकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। वान रोते हुए कहती कि मुझे घर जाना है, तो यूरी उसे हक कर लेती है और कहती कि ठीक है हम चलते हैं। इधर ईचेन फई को लेकर बाहर पार्क में जाता है जहाँ पर फई उससे कहती है कि वान अब कैसी है। ईचेन कहती कि उसे क्या हुआ है। फई कहती कि नहीं कुछ नहीं, और फिर सोचती कि लगता है उसे इसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। ये अच्छी बात है, लेकिन तभी एयरलाइंस के कुछ और पायलट्स और को मेंबर्स जिनमें साओपेंग भी होता है वहाँ पर आते हैं, जिन्हें देखकर ईचेन कहते कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। साओपेंग कहते कि हमने सुना है कि मिस वान के ऊपर बिलबोर्ड गिरा था और वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम बस उनसे मिलने आए थे। जो सुनकर ईचेन हैरान होकर फई को देखता है और फिर उन सभी से कहता है कि वान हॉस्पिटल में एडमिट है क्या। साओपेंग हंसते हुए कहते कि कमाल की बात है, कैप्टन सोंग को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये बोलकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी ईचेन फई से कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि वान हॉस्पिटल में है। फई डरते हुए कहती कि हाँ। ईचेन गुस्से में कहता है कि तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फई कहती कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें पता होगा। जो सुनकर ईचेन गुस्से में जा ही रहा होता है, तभी फई कहती कि रुको, क्या अब तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। ईचेन कुछ नहीं कहता और गुस्से में चला जाता है। वो भागकर हॉस्पिटल में जाता है और देखता है कि वान अपने वार्ड में है ही नहीं है, तो वो उसे कॉल करता है और कहते कि तुम कहाँ हो। वान कहती कि अपनी मॉम के घर। ईचेन कहते कि तुम वहीं रहना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं आ रहा हूँ। दिन भर स्नोफॉल हो रही होती है और ईचेन वान के घर के बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वान के ना आने पर वो उसे कॉल करता है, लेकिन वान कॉल रिसीव नहीं करती, तो वो उसे मैसेज करके कहता है कि मुझे तुमसे हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात करनी है। वही दूसरी तरफ वान जब ये मैसेज देखती है तब वो विंडो से बाहर जाकर देखती है कि बाहर इतनी ठंड में ईचेन उसका वेट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। तभी मॉम भी विंडो से देखती है कि ईचेन बाहर वान का वेट कर रहा है, तो वो वान को बाहर बुलाती है और कहती कि मेरा सन इन लॉ बाहर इतनी ठंड में खड़ा है, जाओ उसे अंदर लेकर आओ। वान कहती कि नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी। मॉम कहती कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अगर वो ऐसे ही बाहर रहेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, जाओ उसे अंदर ले आओ। ये बोलकर मॉम उसे एक जैकेट देती है और वहाँ से भेज देती है। इधर ईचेन जब बाहर खड़ा होता है तभी पीछे से फई वहाँ पर आकर उसे हक कर लेती है, जिससे ईचेन को लगता है कि वो वान है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर फई को देखता है तो उसका चेहरा ही उतर जाता है। फई कहती कि क्या हुआ, तुम्हें लगा कि मैं वान हूँ है ना। ईचेन कहते कि तुम्हें इससे क्या, जाओ यहाँ से। फई कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ईचेन कहते कि मैंने पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनकर फई सीधे ईचेन को किस करने लग जाती है, जिसे वान कोइंसिडेंस से उसी टाइम पर आकर देख लेती है और रोते हुए वापस चली जाती है। तभी ईचेन फई को पुश करके कहते कि तुम क्या कर रही हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और वान अब मेरी वाइफ है, जाओ यहाँ से। जो सुनकर फई भी रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी ईचेन स्टेयर्स के सामने वान के पैरों के निशान देखकर हैरान होकर ऊपर देखता है, जहाँ पर वान विंडो के पर्दे बंद करके अंदर चली जाती है और ईचेन ये देखकर सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे का होता है। जब वान अपने केबिन में होती है तो यूरी वहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आती है
और उसकी आंखों में आंसू देखकर कहती कि तुम्हें क्या हुआ। वान कहती कि कुछ नहीं, बस आंख में कुछ चला गया था। यूरी कहती कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि हॉस्पिटल में ईचेन तुमसे मिलने नहीं आया था और फई के साथ था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वान कहती कि नहीं, प्लीज उसे कुछ मत कहना, मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती। यूरी कहती कि ठीक है, तुम आराम से खा लो, मैं अभी आती हूँ। देन यूरी सीधे फई के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जो सुनकर ली आगे आ जाती है और कहती है कि तुम्हें फई से क्या बात करनी है। यूरी कहती है कि तुम क्यों आगे आ रही हो, क्या फई छोटी बच्ची है, मुझे उसे ईचेन और उसके बारे में बात करनी है। ली कहती है कि बकवास बंद करो, सभी जानते हैं कि फई मिस्टर ईचेन की क्रश है, तुम्हें क्या बात करनी है। फई ली से कहती कि तुम गुस्सा मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं। ये बोलकर जा रही होती है, तभी यूरी कहती कि रुको, दूसरे के हस्बैंड पर मुंह मारने के बाद तुम कहाँ जा रही हो। ये बोलकर वो फई को पुश कर देती है, जिससे उनके बीच लड़ाई होने लग जाती है। दूसरी तरफ वान जब ऑफिस में होती है तो एक फ्लाइट अटेंडेंट आकर उसे बताती है कि फई और यूरी की लड़ाई हो रही है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। तभी वान तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और यूरी को रोककर कहती कि ये तुम क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। ये बोलकर वो फई से माफी मांगती है तो फई वान को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि ज्यादा दिखावा मत करो, मुझे पता है कि तुमने ही इसे यहाँ लड़ने के लिए भेजा होगा। अभी यूरी गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, वान और ईचेन की शादी 3 साल पहले ही हो चुकी है और अब वान ईचेन के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम कौन होती हो इन दोनों के बीच में आने वाली। जो सुनकर फई की तो बोलती बंद हो जाती है और बाकी के सारे एयर होस्टेस भी बातें करने लग जाते हैं कि फई ही थर्ड पर्सन है। जो सुनकर यूरी फई से कहती है कि अब क्यों बोलती बंद हो गई मिस्ट्रेस कहीं की। फई गुस्से में यूरी को थप्पड़ लगाती है और कहती कि मिस्ट्रेस वो होती है जिसे हस्बैंड का प्यार नहीं मिलता और वो मैं नहीं, वान है। जो सुनकर वान भी फई को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि बकवास बंद करो। तभी ईचेन वहाँ आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और ईचेन वान को अपने साथ ले जाता है। देन ईचेन वान से कहता है कि मुझे कल के लिए तुमसे माफी मांगनी थी, एक्चुअल में मुझे पता नहीं था कि तुम भी हॉस्पिटल में हो। वान कहती कि कोई बात नहीं। ईचेन कहते कि ठीक है, तुम घर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। वान कहते कि क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने फई पर हाथ उठाया। ईचेन कहते कि नहीं, और मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी। ये बोलकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वान कहते कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। ईचेन कहते कि फिर तुम्हारे बच्चे और उसकी पहचान का क्या होगा। वान कहते कि वो मेरे लिए अब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट सीन रात का होता है जहाँ पर ईचेन ड्रिंक करते हुए नशे की हालत में सड़क पर चल रहा होता है और वान की कई बातों को ही याद कर रहा होता है। तभी एक कार तेजी से उसकी तरफ आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वान जब घर पर होती है तो उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ईचेन का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो भागते हुए हॉस्पिटल में ईचेन के वार्डरूम में पहुंचती है और देखती है कि ईचेन बेहोश है और फई उसके पास बैठी है, जिसे देखकर वो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फई कहती कि डॉक्टर ने मुझे ही पहले कॉल किया था। तभी ईचेन बेहोशी की हालत में फई का नाम लेता है। देखकर वान सैड हो जाती है, लेकिन तभी ईचेन वान का हाथ पकड़कर उसका नाम लेने लग जाता है, जिसे देखकर फई सैड होकर कहती है कि 3 साल पहले जब मैंने इसे छोड़ दिया था तब भी ये ऐसे ही नशे में था। वान कहती कि हाँ मुझे याद है। फई कहती है लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, प्लीज मेरे लिए तुम ईचेन से दूर हो जाओ, तुम्हारी जैसी लड़की को सॉन्ग फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए प्लीज मुझे मेरा ईचेन वापस दे दो। वान कहती कि ठीक है। जो सुनकर फई खुश होकर कहती है कि क्या सच में है। वान कहती कि हाँ, तुमने ही कहा था कि जिसे प्यार नहीं मिलता वही मिस्ट्रेस होती है, इसलिए मैं ईचेन से दूर जा रही हूँ। ये बोलकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे का होता है। ईचेन को जब होश आता है तो वो फई को अपने सामने देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फई कहती कि तो और कौन होगा। तभी ईचेन आसपास देखने लग जाता है। फई कहती कि क्या तुम वान को ढूंढ रहे हो। ईचेन बिना कुछ कहे वान को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है, जिसे देखकर फई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वान एक हॉस्पिटल में आई होती है जहाँ पर उसे यूरी का कॉल आता है। तो उससे कहती कि तुमने छुट्टी क्यों ली है, तुम कहाँ पर हो। वान कहती कि मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई हूँ। यूरी कहती कि ठीक है, क्या तुम्हारा हस्बैंड वहाँ है। वान झूठ कह देती कि हाँ वो है। तभी नर्स उसे अंदर बुलाती है। देन वान जब डॉक्टर के केबिन में जाती है तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से ठीक है और डिलीवरी हमारे कंट्रोल में है, फिर भी तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो। वान कहती कि हाँ। वही दूसरी तरफ ईचेन वान को ढूंढते हुए सीधे एयरपोर्ट पर उसके ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो यूरी को देखकर कहते कि वान का है। यूरी कहती कि तुम तो उसके साथ हॉस्पिटल गए थे ना। ईचेन हैरान होकर कहते कि हॉस्पिटल। यूरी कहती कि अब समझ आया, उसने फिर से तुम्हारा बचाव किया, तुम उसके साथ कैसे जाओगे, तुम्हें उस फई से फुर्सत मिले तब ना। ईचेन कहता है कि वो कौन सा हॉस्पिटल गई है। यूरी कह रही है कि तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हें ये तक नहीं पता कि वो कौन सा हॉस्पिटल में है। जो सुनकर ईचेन याद करता है कि कैसे वान ने कहा था कि अब उसके लिए बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसे याद करके वो डर जाता है और तुरंत भागकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर वान को अबॉर्शन के पेपर पर साइन करने को कहते हैं।
तो वान ना चाहते हुए भी उस पर साइन कर देती है। लेकिन तभी इचेन वहां पर आ जाता है और उस फॉर्म में वान के साइन देकर चिल्लाकर कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम अबॉर्शन कैसे करवा सकती हो। ये बोलकर वो वान को गोद में उठा लेता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद इचेन वान को गुस्से में घर लेकर आता है और सोफे पर पटक देता है। वान कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इचेन बिना कुछ कहे उसे किस करने लग जाता है। तो वान उसे पुश कर देती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि हमारे बीच क्या सौदा हुआ था याद है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अबॉर्शन करवाने के बारे में सोचने की। वान कहती है लेकिन अब हमारा डिवोर्स होने वाला है, इससे तुम्हें क्या। मैं इस बच्चे की वजह से तुम्हारे और फई के बीच नहीं आना चाहती। जो सुनकर इचेन कहता है कि फिर ठीक है, आज के बाद फई हम दोनों के बीच नहीं आएगी। तुम्हें अबॉर्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तुम्हें बस अच्छे से रेस्ट करना है, मैं भी काम से छुट्टी ले लूंगा। नेक्स्ट सीन में वान और इचेन मॉम के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट आए होते हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट के बाहर वान इचेन से कहती है कि वो तुमसे बहुत कुछ मांग सकती है, प्लीज उन्हें मना कर देना। इचेन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। देन तीनों डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। इचेन मॉम को एक डायमंड का ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये आपके लिए है। मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती कि ये तो बहुत सुंदर है, इसकी कीमत तो लाखों में होगी ना। तभी हम देखते हैं कि जूही, जो कि वहीं से गुजर रहा होता है, वो बाहर से उन तीनों को डिनर करते हुए देख लेता है और छिपकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। मॉम इचेन से कहती कि बेटा मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, वान के डैड बहुत बीमार है और उसके भाई की जॉब भी पक्की नहीं है और उनके चेकअप में बहुत सारा पैसा लग रहा है। जो सुनकर वान मॉम से कहती कि आप ये क्या कह रही है। मॉम कहती कि तुम चुप रहो, मैं तो अपने सन इन लॉ से बात कर रही हूँ। इचेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सारे एक्सपेंसेस देख लूंगा। वो मॉम को चेक दे देता है, जिसे देखकर मॉम खुश हो जाती है और इचेन वान से कहता है कि कोई बात नहीं है। इधर जूही ये सब सुनकर सीधे फई को कॉल करता है और कहता है कि मैंने इचेन और वान को वान की लालची माँ के साथ डिनर करते हुए देखा। यहाँ तक कि वो औरत वान की प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर इचेन से पैसे भी वसूल कर रही है। जो सुनकर फई को काफी गुस्सा आता है। वो पूरी बात ली को बताती है। ली कहती है कि उस वान के बच्चे की इतनी हिम्मत, चलो वहीं चलकर उसे सबक सिखाते हैं। वही दूसरी तरफ मॉम को वान के डैड का कॉल आता है, जिसे देखकर वो कॉल पर बात करने के लिए चली जाती है। वान इचेन से कहती है कि तो क्या तुम अब भी डिवोर्स नहीं चाहते। इचेन कहते कि मतलब। वान कहते कि मतलब ये कि तुम एक सीनियर पायलट होने के साथ साथ सॉन्ग ग्रुप के हायर हो और मैं बस एक मामूली फ्लाइट अटेंडेंट। शादी के बाद भी मॉम ऐसे ही तुमसे पैसे मांगती रहेगी और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए अच्छा होगा कि हम डिवोर्स ले लें। इचेन कहते कि बकवास बंद करो, मुझे इन सभी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिंदगी भर तुम्हारी फैमिली के एक्सपेंसेस उठा सकता हूँ, मैं डिवोर्स नहीं लूंगा। तभी फई, ली और जूही वहां पर आते हैं और चिल्लाकर कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। इचेन हैरान हो जाता है और कहते कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। फई कहती कि तुम यहाँ दूसरी लड़की के साथ हो और मुझसे क्या पूछ रहे हो। इचेन कहते कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। जूही कहते कि मैंने बताया, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, ये लड़की बस अपनी फैमिली से तुम्हें मिलवाकर तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती है। इचेन कहते कि बकवास बंद करो, मैंने खुद मिसेस लिन को डिनर के लिए इनवाइट किया था, जाओ यहाँ से, मेरी फैमिली को परेशान मत करो। फई कहती कि फैमिली, ये तुम्हारी फैमिली है तो फिर मैं कौन हूँ। इचेन कहते कि मैं पहले कह चुका हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, वान अब मेरी वाइफ है। ली कहती कि ये तुम क्या कह रहे हो, वान जैसी लालची लड़की के लिए तुम हमारी फई को छोड़ दोगे। जूही कहते कि ली सही कह रही है, तुम और फई तो चाइल्डहुड लवर्स हो ना। इचेन कहते कि बकवास बंद करो। तभी फई वान से कहती है कि तुम चुप क्यों हो, तुमने तो कहा था ना कि तुम इचेन को छोड़ दोगे। वान कहती कि ये सवाल तुम इचेन से करो, उसी ने मुझे अपने साथ रहने को कहा है। फई कहती कि बकवास बंद करो, ये बोलकर उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है। तभी इचेन उसका हाथ पकड़कर उसे पुश कर देता है और कहते कि अपनी हद में रहो। तभी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर भागकर वान के पास आकर कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। ये देखकर जूही कहता है कि ये वान की मॉम है जिसने इचेन से पैसे मांगे थे। मॉम गुस्से में कहती कि तुम्हें इससे क्या, मैं वान की मॉम हूँ और इचेन मेरा सन इन लॉ है, ये मेरा हक है। ली कहती कि जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों के दोनों बेशरम है। मॉम गुस्से में ली को मारने ही वाली होती है। तभी वान उन्हें पकड़कर कहती कि मॉम शांत हो जाइए। फिर मॉम से कहती कि मैं इचेन की गर्लफ्रेंड हूँ, आपकी बेटी हम दोनों के बीच आ रही है। मॉम कहती कि बकवास बंद करो, इचेन और वान 3 सालों से शादीशुदा है, तुम कौन होती हो ये कहने वाली है। ये बोलकर वो फई को भी थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन वान फिर से उन्हें रोक देती है। तभी जो इचेन से कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, फई सो ग्रुप के हायर है और तुम सॉन्ग ग्रुप के, तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट है, वही वान बस एक मामूली सी फ्लाइट अटेंडेंट है। सॉन्ग फैमिली कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम गुस्से में कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की, और उसे मारने की कोशिश करती है और वान उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिससे उसे ही लग जाता है। वान चिल्लाकर कहती कि ये सब क्या हो रहा है, ये बोलकर चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और इचेन और मॉम हैरान रह जाते हैं।
जिसके बाद वो दोनों वान को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर उसे लेकर चले जाते हैं और ईचन परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। तो देखकर मॉम उन तीनों से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी की हालत हुई है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस केस करूंगी। जूही कहते कि तो फिर हम भी पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम ईचन को ब्लैकमेल कर रही थी। जो सुनकर ईचन चिल्लाकर जूही से कहते कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अच्छा होगा कि तुम तीनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। जिससे तीनों चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। वही दूसरी तरफ वान को जब होश आता है तो वो अपने सामने एक डॉक्टर को देखकर कहती है कि तुम तो जीमो हो ना, तुम तो सिटी हॉस्पिटल में काम करते थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीमो कहते कि हाँ, लेकिन अब मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है और मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा तो तुम्हें चेक करने आ गया। वान कहती कि वैसे मुझे हुआ क्या था, मैं अचानक बेहोश क्यों हो गई। जीमो कहते कि पता नहीं तुम ये सहन कर पाओगी या नहीं, लेकिन तुम्हें यूट्राइन कैंसर है। जो सुनकर वान दंग रह जाती है और कहती कि और मेरे बच्चे का क्या, वो तो ठीक है ना। जीमो कहते हैं कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सर्जरी के बाद रहेगा या नहीं ये कुछ कह नहीं सकते हैं। वान कहती कि ठीक है, लेकिन प्लीज मेरे फैमिली मेंबर्स में से किसी को इस बारे में मत बताना। जीमो ओके कहकर चला जाता है और वान रोने लग जाती है। देन वान जैसे ही बाहर हॉल में आती है, मॉम और ईचेन भाग कर आते हैं। मॉम वान से कहती है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो गई, मैं तो डर ही गई थी। ईचेन कहते कि सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सुनकर मॉम मौके का फायदा उठाकर कहती है कि तुम वान के हस्बैंड हो, तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए था। अब इसके मेडिकल एक्सपेंसेस कौन भरेगा, यहाँ तक कि अब मैं वान को अकेले रहने नहीं दे सकती, हमें इसके लिए एक घर लेना होगा जहाँ पर मैं इसका ख्याल रख सकूंगी। ईचेन कहते कि आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है और मैं खाने को लाती हूँ कहकर चली जाती है। तभी वान ईचेन से कहती कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें कोई घर लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जूही सही था, मेरी हैसियत तुम्हारे बराबर नहीं है, तुम्हें मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए। ईचेन कहते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सबके सामने अनाउंस कर दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। जो सुनकर वान हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ईचेन वान को अपने सॉन्ग फैमिली के एक बंकेट में लेकर आता है, जहाँ पर वान ईचेन से कहती है कि तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो। ईचेन कहता है कि ये सॉन्ग फैमिली का बंकेट है, यहाँ सिटी के सारे अमीर लोग आए हैं, मैं आज सभी के सामने अनाउंसमेंट कर दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। वान कहती है लेकिन मैं एक मामूली फ्लाइट अटेंडेंट हूँ, मुझे तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। ईचेन कहते कि टेंशन मत लो। दूसरी तरफ ईचेन के मॉम डैड मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग बंकेट में दो लड़कियों से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लड़कियां उनसे कहती हैं कि मैंने सुना है कि मिस्टर ईचेन आज अपनी वाइफ की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्या ये सच है। फिर वो वही होगी, वही उनके लेवल की है। जो सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते कि हाँ हाँ, और कौन होगी। तभी ईचेन वान को लेकर आता है और कहते कि मॉम डैड इससे मिलो, ये लिन वान है मेरी वाइफ। जो सुनकर मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक लड़की कहती कि लिन, ये कौन सी फैमिली है। दूसरी लड़की कहती कि मैं इसे जानती हूँ, मिस्टर ईचेन की एयरलाइंस में एक फ्लाइट अटेंडेंट है, लगता है इसने मिस्टर ईचेन को अपने जाल में फंसा लिया है। ये सब सुनकर मिस्टर सॉन्ग गुस्से में ईचेन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है इस लड़की को यहाँ लाने की। ईचेन कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये मेरी वाइफ है और मॉम आपको पता है ना, हम दोनों 3 साल से शादीशुदा हैं। मिसेस सॉन्ग कहती कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लड़की एक फ्लाइट अटेंडेंट है। ईचेन कहता है कि आपने जो भी समझाओ, लेकिन वान अब मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। जो सुनकर वो दोनों फिर से हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, ये अमीर लड़कों को फंसाकर उन्हें बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करती है। ईचेन कहता कि बकवास बंद करो। तभी मिसेस सॉन्ग वान से कहती कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे से दूर जाने के लिए। वान गुस्से में कहती कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, अगर ईचेन मुझे जाने को कहे तो मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे पैसों का लालच नहीं है। मिस्टर सॉन्ग ईचेन से कहते हैं कि अगर तुम इस लड़की को डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सॉन्ग फैमिली से बेदखल कर दूंगा। ईचेन कहते कि हाँ तो कर दीजिए, मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वान को लेकर जा ही रहा होता है, तभी फई आ जाती है, जिस देखकर मिसेस सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गई। तभी फई मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग से कहती कि सॉरी अंकल आंटी, मुझे आने में देर हो गई, लगता है ईचेन ने अपनी वाइफ की अनाउंसमेंट कर दी है। मिसेस सॉन्ग कहती कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ये घटिया लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती है, मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। जो सुनकर फई खुश हो जाती है। ईचेन कहते कि मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं। मिसेस सॉन्ग कहती कि देखो ईचेन, अब तक फई अब्रोड में थी, अब तक ये नाटक ठीक था, लेकिन अब ये यहाँ पर आ गई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वान को डिवोर्स दे दो। मिस्टर सॉन्ग कहते कि और वैसे भी मैंने फई की फैमिली से बात करके तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी है। ईचेन कहते कि मैं पहले ही फई से ब्रेकअप कर चुका हूँ, मैं ये शादी नहीं मानता। जो सुनकर मिस्टर सॉन्ग फई से कहते कि तुम चिंता मत करो बेटा, ईचेन अभी कंफ्यूज्ड है, लेकिन हम तुम्हें ही अपनी सॉन्ग फैमिली की बहू बनाएंगे। जो सुनकर ईचेन फई से कहता है कि समझ नहीं आता कि तुमने मॉम डैड पर क्या जादू किया है, वो तुम्हें इतना सपोर्ट क्यों करते हैं।
फई कहती कि जादू मैंने नहीं बल्कि इस वान ने तुम पर किया है। उस दिन मैंने रेस्टोरेंट में साफ साफ सुना था कि इस वान की मॉम ने बच्चे के बदले तुमसे पैसे मांगे थे, फिर भी तुम इसके साथ रहना चाहते हो। जो सुनकर मिसेस सॉन्ग कहती कि क्या इसका मतलब कि ये बस मासूम होने का दिखावा कर रही है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये मेरे बेटे के साथ बस पैसों के लिए है। फिर वान से कहती कि तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम सबको ये बता सको कि तुमने ईचन से पैसे लिए हैं? जो सुनकर वान कहती कि हाँ, ईचन ने मुझे 2 मिलियन दिए हैं। फिर गुस्से में कहती कि किस हक से तुमने ईचन से पैसे लिए? वान कहती क्योंकि ईचन को लगा कि मैं उस लायक हूँ। फई गुस्से में वान को थप्पड़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वान उसका हाथ पकड़कर उसे पुश कर देती है। जो देखकर मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारी बहू पर हाथ उठाने की। वान कहती कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं और ईचन लीगली मैरिड है और मैं ईचन के बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मैं आपकी बहू हूँ। जो सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और मिसेस सॉन्ग कहती है कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, हमसे जुबान लड़ा रही है। ईचन वान से कहते कि चलो हम चलते हैं। ये बोलकर वान को लेकर चला जाता है। देन ईचन वान को बाहर लेकर जाता है और गुस्से में कहता है कि ये तुम क्या कह रही थी? तुमने वहाँ पर क्यों कहा कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे? वान कहती कि तो इसमें गलत क्या है? ये बात सच है कि उन पैसों की वजह से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईचन कहता है लेकिन मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को उसकी पहचान दिलाने के लिए लेकर आया था, तुमने ऐसा क्यों किया? वान कहती कि मुझे पता है कि तुम प्योर इंटेंशन से मुझे यहाँ लेकर आए थे, लेकिन तुमने अपने मॉम डैड को देखा ना, उन्हें मैं किसी भी मायने में एक्सेप्टेड नहीं हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम फिर से इस रिश्ते के बारे में ध्यान से सोचो। उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है, जब वान सर्जरी के लिए बात करने के लिए जैसे ही जिमो के पास हॉस्पिटल जाती है। जिमो उसकी रिपोर्ट देखकर कहता है कि तुम्हें कैंसर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल कैंसर के कई सारे ट्रीटमेंट हैं, लेकिन कीमोथेरेपी की वजह से तुम्हारे बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर मेरी बात मानो तो अबॉर्शन करवाना ही सही रहेगा। जो सुनकर वान हैरान रह जाती है और कहती कि मैं इस बारे में तुम्हें सोचकर बताऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। वो कहता है कि चलो बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। वो भी वान के साथ वहाँ से चला जाता है। अब जिमो जब वान को बाहर तक छोड़ने जा रहा होता है, तभी एक कंपाउंडर एक स्क्रैचर को तेजी से उनकी तरफ लेकर आता है, जिसकी वजह से जिमो वान को बचाने के लिए उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी फई और ली, जो कि खुद भी उसी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आए होते हैं, वो वान और जिमो को साथ में से देखकर मौके का फायदा उठाने के लिए उनके फोटो क्लिक कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर जिमो वान से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करूंगा। ये बस एक गलतफहमी थी। जो सुनकर वान नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चेन, जुई और अपने बाकी दोस्तों के साथ वान की याद में बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। जुई कहते कि तुम भी कहाँ उस वान के चक्कर में पड़े हो। इधर फई रोज तुम्हारे लिए अपने आंसू बहा रही है और उस वान को तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना पूरा ध्यान फई पर लगाओ। जो सुनकर चेन बिना कुछ कहे ड्रिंक करने लग जाता है। तभी फई जिमो और वान की फोटो वीचेट पर पोस्ट कर देती है और ये रिमर फैला देती है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिसे जुई देखकर ईचेन को दिखाता है। ईचेन तो ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी ईचेन का एक फ्रेंड उस फोटो को देखकर हंसते हुए कहता है कि ये लड़की तो बहुत चालू है, हर दिन अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। जो सुनकर ईचेन को गुस्सा आता है और वो उसे मुक्का मार देता है और जुई उसे शांत करवा कर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे ईचेन जब एक रेस्टोरेंट में आता है, तब वो दूर से ईचेन और जिमो को साथ में बात करते हुए देख लेता है, तो वो वान को कॉल करता है, लेकिन वान जानबूझकर उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। तो ईचेन उसके पास आकर कहता है कि तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? वान कहती कि मेरी मर्जी। ईचेन गुस्से में उसे लेकर जाने की कोशिश करता है, तो जिमो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ईचेन कहता है कि हम दोनों के बीच का मामला है, हमारे बीच में मत आओ। ये बोलकर वान को साइड में लेकर जाता है, जहाँ पर उससे कहता है कि हमें अलग हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। वान कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरा डॉक्टर है और कुछ नहीं है। तो ईचेन उसे उसकी और जिमो की फोटो दिखाता है और कहते कि तो फिर ये क्या है? वान कहती कि तुम्हें इस फोटो पर विश्वास है। ईचेन कहता कि विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता। वान कहती कि और मैं भी तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देखना चाहती है, इसलिए मुझे जाने दो। ये बोलकर वो जा ही रही होती है, तभी ईचेन उसे पकड़कर जबरदस्ती किस करने लग जाता है, जिसे फई भी चिपकर देख लेती है और बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तभी वान ईचेन को पुश करके थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को फई एक डिवोर्स पेपर लेकर छिपकर ईचेन के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो उसके स्टाम्प लेकर डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और फिर सोचती कि अब देखती हूँ कि तुम ईचेन को मुझसे कैसे छीन पाती हो। नेक्स्ट डे फई सीधे वान के पास जाती है और उसे वो डिवोर्स पेपर दिखाकर कहती है कि तुमने ही कहा था ना कि ईचेन अगर डिवोर्स के लिए रेडी हो जाए तो तुम भी उसे छोड़ दोगी। ये लो, उसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं
वान हैरान होकर कहती है, लेकिन उसने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? फई कहती है, क्योंकि वो अब तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की जो हर दिन अपना बॉयफ्रेंड बदलती है से बात नहीं करना चाहता। जो सुनकर वान पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी नोज से ब्लड आने लग जाता है। जो देखकर फई कहती कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? देन वान हॉस्पिटल में होती है और जीमो से कहती कि मुझे क्या हुआ था, सब कुछ ठीक तो है ना? जीमो कहते कि मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारे बच्चे को बहुत नुकसान हो गया है, हमें अबॉर्शन करना ही होगा। ये बोलकर उसे अबॉर्शन के पेपर देता है और कहते कि क्या मैं ईचेन को इस बारे में बताऊं? वो रोते हुए कहती कि नहीं और उस फॉर्म पर साइन कर देती है। देन वान बाहर जाती है जहाँ पर फई कहती कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वान कहती कि जो तुम चाहती थी वही हुआ, मेरा बच्चा अब नहीं रहा। ये बोलकर वो अपने साइन किए हुए अबॉर्शन पेपर की कॉपी उसे दे देती है और कहती कि अब ईचेन के पास मुझे पसंद करने का कोई रीजन नहीं है। रही बात डिवोर्स की तो वो मैं मैनेज कर लूंगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वही खुश होकर वहाँ से चली जाती है और वान रोते हुए यूरी को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेती है। जिसके बाद फई जब ऑफिस में होती है तो ली को वो अबॉर्शन के पेपर दिखाती है, जिसमें वान के साइन देखकर ली खुश हो जाती है और फई से कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब ईचेन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। फई कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि वान इतनी आसानी से मान जाएगी, शायद अब वो ईचेन से प्यार नहीं करती। खैर जो भी हो, हमें तो पार्टी करनी चाहिए, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये बोलकर चली जाती है। तभी ईचेन वहाँ पर आता है और ली से कहता है कि फई का है। ली कहती है कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो, लगता है तुम फई से माफी मांगने आए हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से उसने क्या क्या झेला है। ईचेन कहते कि तुम्हें इससे क्या? ये बोलकर जा ही रहा होता है। तभी ली कहती कि कहाँ जा रहे हो? वान के पास। इन जरा इसे तो देख लो। वो उसे अबॉर्शन पेपर देती है और कहती है कि जिसे तुम खुश करने जा रहे हो उसने पहले ही अबॉर्शन के पेपर पर साइन कर दिए हैं। तो देखकर ईचेन हैरान रह जाता है और तुरंत वहाँ से निकल लेता है। इधर यूरी भी हॉस्पिटल आ गई होती है और डॉक्टर वान को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे होते हैं। तो देखकर यूरी भी काफी डरी हुई होती है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही इधर उधर चल रही होती है। थोड़ी देर बाद सर्जरी कंप्लीट होती है और वान को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। देन वान जब अपने वार्डरूम में होती है तो ईचेन वहाँ पर आता है और वान से कहते कि हमारा बच्चा कहाँ है? वान कहती कि तुमने देर कर दी, मैंने अबॉर्शन करवा लिया है। ईचेन गुस्से में कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के अबॉर्शन करवाने के? वान उसे वो डिवोर्स पेपर दिखाती है जो फई ने उसे दिए थे और कहती है कि तुम ही तो ये चाहते थे ना, तुमने ही मुझे कैरेक्टरलेस कहा था ना। जो सुनकर ईचेन वो डिवोर्स पेपर देखता है और उस पर अपनी स्टाम्प देखकर हैरान रह जाता है और कहते कि लेकिन मैंने कभी भी इन पेपर्स पर स्टाम्प नहीं लगाया है। वान कहती कि अब मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा होगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। जो सुनकर ईचेन भी पूरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूरी जो वान को घर लेकर जा रही होती है तो वो वान से कहती है कि क्या सच में तुम जॉब छोड़ रही हो? वान कहती कि हाँ, मुझे अब इन सब चीजों से दूर रहना है। यूरी कहती कि और तुम्हारे कैंसर का क्या? वान कहती कि टेंशन मत लो, जिमो ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए इस फील्ड के एक्सपर्ट सर्जन को हायर किया है, मैं ठीक हो जाऊंगी। यूरी कहती कि ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए डरना मत। सुनकर वान उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट दिन कुछ दिनों बाद का होता है जहाँ पर ईचेन ऑफिस में एक फ्लाइट अटेंडेंट से पूछते हैं कि वान इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आई है। वो बताती कि उसने रिजाइन कर दिया है। जो सुनकर ईचेन दंग रह जाता है और वान को कॉल करके कहते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे रिजाइन क्यों किया? वान कहती कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो हर काम तुम्हें बताकर करूँ। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। जो देखकर ईचेन गुस्से में अपना फोन फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में ईचेन जब हॉस्पिटल आता है तो वान और जिमो को बात करते हुए देख लेते हैं। जिमो वान से कहते हैं कि हमें कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन इससे तुम कभी भी मां नहीं बन पाओगी और अच्छा होगा कि इस बीच ईचेन तुम्हें परेशान न करे, इसलिए तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दो। ये सब सुनकर ईचेन गुस्से में आकर जिमो का कॉलर पकड़ लेता है और कहते कि तो वो तुम हो जो वान को मेरे अगेंस्ट भड़का रहे हो। जिसे देखकर वान ईचेन को रोकती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिमो बस मेरा अच्छा फ्रेंड है। ईचेन कहते कि अच्छा तो ये फ्रेंड है, किसी ने तुम्हें मेरे बच्चे को गिराने को कहा था ना। वान ईचेन को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहना बंद करो। तभी अचानक ईचेन की बाहों में बेहोश हो जाती है। जो देखकर ईचेन शॉक्ड हो जाता है। तभी जिमो उसे चिल्लाकर कहते कि अब तुम्हें शांति मिल गई, तुम्हें पता भी है इसे कैंसर है और अबॉर्शन करवाना इसकी मजबूरी थी ना कि इसका शौक। जो सुनकर ईचेन दंग रह जाता है। नेक्स्ट सीन में वान को जब वार्डरूम में होश आता है तब वो पानी लेने के लिए उठती है, लेकिन बोतल उसके हाथ से गिर जाता है। जो सुनकर ईचेन भागकर वहाँ पर आता है और कहते कि तुम बैठो, आपसे मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। वान कहते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। ईचेन कहता है लेकिन मैंने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए थे, जो ये फई की कोई चाल है। प्लीज़ मुझे बस एक मौका और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा।
वान कहती कि मुझे यूट्राइन कैंसर है, सर्जरी के बाद मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी। ईचेन कहते कि कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और कुछ नहीं। वान कहती कि मैंने मेरा डिसीजन ले लिया है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर ईचेन सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मॉम वान के लिए खाना लेकर आती है। जैसे वो टिफिन ओपन करती है, वान कहती कि ये खाना ईचेन ने दिया है ना। मॉम कहती कि नहीं बेटा, ये तो मैं लेकर आई हूँ। वान कहती कि झूठ मत कहिए, मुझे याद है ईचेन के फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना है, वो अक्सर मेरे लिए ऑर्डर करता था। जो सुनकर मॉम याद करती है कि कैसे ईचेन ने बाहर उन्हें टिफिन दिया था और कहा था कि वान को मत बताना। मॉम वान से कहती कि तो क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है जो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है। वान कहती है लेकिन मॉम, अब हम डिवोर्स लेने वाले हैं, हमारे बीच जो कुछ भी था वो उस बच्चे की वजह से था, अब बच्चा नहीं तो ये रिश्ता कैसा। तभी फाई जुई के साथ आती है और बाहर से ही मॉम और वान को बात करते हुए सुनने लग जाती है। मॉम वान से कहती कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम अभी बीमार हो, तुम्हें इसका फायदा उठाकर ईचेन की सिंपैथी गेन करके उसे पैसे लेने चाहिए। वान कहती कि मॉम अभी क्या बकवास कर रही है। मॉम कहती कि मैं सच कह रही हूँ, क्या बिना पैसे के तुम अपनी सर्जरी करवा लोगे। तभी फाई और जुई अंदर आ जाते हैं और फाई वान से कहती है कि तभी सोचूं कि तुम इतनी आसानी से अबॉर्शन के लिए क्यों मान गई, तो तुम ईचेन को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेना चाहती थी। जो सुनकर मॉम कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीमार बेटी से ऐसे बात करने की। फाई कहती कि बीमार, अभी देखते हैं कौन कितना बीमार है। ये बोलकर जबरदस्ती वान को वहाँ से उठाने की कोशिश करती है, जिससे वान को दर्द होने लग जाता है। तभी ईचेन वहाँ पर आता है और ये देखकर फाई को पुश करके वान को अपनी तरफ खींचकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वान को हाथ लगाने की, और किसने तुम्हें यहाँ आने को कहा। फिर ईचेन से कहता है कि शांत हो जाओ, हमें मिस्टर सॉन्ग ने यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा कि अगर तुम वापस नहीं आए तो वो तुम्हें सॉन्ग ग्रुप से निकाल देंगे। ईचेन गुस्से में कहता कि भाड़ में जाए सॉन्ग ग्रुप और उसके पैसे, मुझे नहीं चाहिए ये सब। फाई कहती कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम इस लालची लड़की के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाओगे। ईचेन कहता कि बकवास बंद करो और ये बताओ कि क्या तुमने उन डिवोर्स पेपर पर मेरे स्टाम्प लगाए थे। फाई के तो बोलती बंद हो जाती है। ईचेन कहता कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को सारे एविडेंस देकर तुम्हें जेल भेज दूंगा, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। फाई गुस्से में कहती है कि इस वान के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बोलकर एक मेटल की बोतल से वान को मारने की कोशिश करती है। तभी ईचेन बीच में आ जाता है, जिससे वो बोतल उसके सर पर लग जाती है और ईचेन वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर वान डर जाती है और रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है। जो सुनकर जिमो वहाँ पर आता है। वान उसे कहती कि प्लीज देखो इसे क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में ईचेन बेहोश होता है और वान उसके पास बैठकर रो रही होती है। तभी फाई आकर ईचेन को देखते हुए कहती है कि ये सब इस वान की वजह से हुआ है। ये बोलकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी गलती है। तभी ईचेन को होश आता है। फाई खुश होकर कहती कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो, लेकिन तभी ईचेन उससे कहता है कि तुम कौन हो। जो सुनकर फाई और जुई हैरान हो जाते हैं और जुई कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। ईचेन कहता है कि नहीं, फिर वान की तरफ देखकर कहता है कि तुम वान हो ना, अच्छा हुआ तुम आ गए। फाई कहती कि तुम्हें वान याद है लेकिन मैं नहीं। ईचेन कहता है कि तुम कौन हो, मुझसे दूर रहो, वान मेरी वाइफ है। जो सुनकर फाई चिल्लाने लग जाती है और जुई उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। देन वान यूरी को कॉल पर सब कुछ बताती है तो यूरी कहती है कि उसे पड़े रहने दो, याद है ना उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। वान कहती है लेकिन वो मुझे बचाते हुए घायल हुआ है, उसे बस मैं ही याद हूँ, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। यूरी कहती कि ठीक है लेकिन अपना भी ख्याल रखना। जिसके बाद ईचेन जब अपनी बेड से ठीक कर रहा होता है तो जो पीछे से आकर उसे डरा देता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम्हें मैं याद नहीं लेकिन वान याद है। ईचेन कहते कि मुझे याद है कि तुम जुई हो। वो हंसते हुए कहते कि मुझे पता था कि तुम नाटक कर रहे हो, बदमाश कहीं के। लेकिन एक बात बताओ कि अगर डॉक्टर ने वान को सच बता दिया तो। ईचेन कहता है लेकिन तुम्हारे रहते हुए ये कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर जब ईचेन के एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पर आते हैं तो उसकी रिपोर्ट देखकर वान से कहते हैं कि चोट की वजह से इनके ब्रेन पर असर हुआ है, इनकी मेमोरी चली गई है। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जो याद करता है कि कैसे उसने उस डॉक्टर को पैसे देकर ये कहने को कहा था। लेकिन तभी जिमो वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ईचेन डर जाता है और सोचता है कि ये तो मेरा भांडा फोड़ देगा। तभी वान ईचेन से कहती है कि ये डॉक्टर फेंग जिमो है, मैंने इन्हें तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। ईचेन कहता है कि नहीं, ऐसे मुझसे दूर रहने को कहो, मैं इसे इलाज नहीं करवाऊंगा। जो ने मुझे बता दिया है कि ये मेरा दुश्मन है। वान कहती कि ऐसा नहीं है, वो बस तुम्हारा इलाज करने आया है। ये सुनकर जिमो ईचेन के हार्ट बीट चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो डॉक्टर जिसने पहले ईचेन का एग्जामिनेशन किया था वो वहाँ पर आ जाता है और जिमो को काम के बहाने वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसे देखकर वान उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी ईचेन सर दर्द का नाटक करते हुए उसे अपने पास रोक लेता है।
जिसके बाद वान ईचेन को अपने घर लेकर आ जाती है। ईचेन कहते कि क्या ये हमारा घर है? वान कहती कि नहीं, ये घर मेरा है और क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले थे इसलिए इसे अपना घर समझना बंद करो। मैं बस तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला ये कि तुम घर के सारे काम करोगे, दूसरा कि तुम मेरे रूम में नहीं आओगे और तीसरा कि ठीक होते ही यहाँ से चले जाओगे। ईचेन कहता कि ठीक है और फिर अंदर चला जाता है। जिसके बाद ईचेन घर की साफ सफाई और कपड़े अरेंज करने से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम करता है ताकि वो इनडायरेक्टली वान को बीमारी से लड़ने में उसकी हेल्प कर सके। तभी वान घर पर आती है और ईचेन उसे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और कहते कि खाकर बताओ खाना कैसा बना है। वान ईचेन की बनाई हुई डिश ट्राई करके कहती है कि तुम तो सच में अच्छे कुक हो। वो कहते कि तो फिर मुझे क्या इनाम मिलेगा? वान कहती कि तुम्हें क्या चाहिए? ईचेन वान को एक किस करके वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर वान हैरान रह जाती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि वो कल कीमोथेरेपी सेशन के लिए आना न भूले। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर ईचेन भी वान के साथ हॉस्पिटल आता है और उसकी कीमोथेरेपी के सेशन के बाद उसे बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत दे रहा होता है। देन ईचेन उसे बाहर पार्क में लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों बेंच पर बैठते हैं। ईचेन देखता है कि वान के बाल झड़ रहे हैं तो वो काफ़ी सैड हो जाता है और कहता है कि टेंशन मत लो, इस बीमारी से लड़ने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। वान कहती कि ठीक है, क्या तुम मेरी वाटर बोतल ला सकते हो? मैं उसे रूम में ही भूल गई। तो ईचेन ओके बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही फई वहाँ पर आती है और वान के पास बैठ जाती है। वान कहती है कि तुम अब यहाँ क्या करने आई हो? पहले ही बता दो कि ईचेन और मेरे बीच कुछ नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है, सिर्फ इसलिए मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। फई कहती कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसकी याददाश्त चली गई है? वान कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो? फई कहती कि यही कि वो बस याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हैं ताकि तुम्हारे करीब रह सके। अगर विश्वास नहीं तो जाकर उस डॉक्टर से मिल लो जिसने ईचेन की रिपोर्ट चेक की थी। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर ईचेन रूम में बॉटल लेने आता है। उसे जुई का कॉल आता है जो कहता है कि वान उसी डॉक्टर से मिलने गई है जिसे हमने ब्राइब दी थी। जो सुनकर ईचेन के तो होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद ईचेन जैसे ही भागकर बाहर आता है तो देखता है कि बेंच पर बस वान की सॉल पड़ी है, जिसे देखकर वो डर जाता है और जुई को कॉल करके कहते हैं कि वान गायब है, जल्दी से उसे ढूंढो। तभी वान वहाँ आकर कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईचेन उसे हक कर लेता है और कहते कि तुम ठीक तो हो ना? वान कहती कि क्या अभी भी तुम अपना नाटक कंटिन्यू रखना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझे धोखा देने में इतना मज़ा आता है? ईचेन कहते कि तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मैंने बस ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वान कहती कि तुम्हें लगा कि इन सब के बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, है ना? ईचेन कहते कि नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे बस एक आखिरी मौका दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो सुनकर वान कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन धीरे धीरे तुमने उस प्यार को मानो मेरे अंदर से खत्म कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ भी तो तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अच्छा होगा कि हम डिवोर्स ले लें। जो सुनकर ईचेन सैड होकर कहते कि ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं रेडी हूँ। नेक्स्ट डे का होता है। हॉस्पिटल के बाहर ईचेन वान से कहते हैं कि कल तुम्हारी सर्जरी है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। वान उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट देती है और कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यूरी मेरे साथ रहेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर वो उसे अपनी वेडिंग रिंग भी वापस दे देती है और वहाँ से चली जाती है, जो देखकर ईचेन टूट जाता है। नेक्स्ट सीन 6 महीने बाद का होता है। हम देखते हैं कि वान ने बीमारी के साथ अपनी लड़ाई पूरी कर ली है और वो जिमो और यूरी के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रही है। तभी यूरी उसके ऊपर पार्टी पूपर फोड़ देती है और कहती कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने आखिर अपनी लड़ाई जीत ही ली। तो देखकर वान खुश हो जाती है और जिमो से थैंक्स कहती है कि तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। जिमो उसे एक बुके देता है और कहते कि ऐसा नहीं है, तुम खुद बहुत स्ट्रांग हो, उम्मीद है कि किसी बीमारी की वजह से हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वान को हक करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वान और यूरी जब बाहर टहल रहे होते हैं तब यूरी उसे बताती है कि पिछले 6 महीनों में कोई रोज मुझे मैसेज करके तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछता था और उसे ये भी पता है कि तुम आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हो, इसलिए उसने ये मुझे देने को कहा है तुम्हें। यूरी वान को एक रिंग का बॉक्स देती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल की सुनकर खुद डिसीजन लो। वान उस बॉक्स से उस रिंग को निकालती है और कहती कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये कहकर वो उस रिंग को वहीं फेंक देती है और यूरी के साथ वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ ईचेन, जो कि ये सब कार में बैठकर देख रहा होता है, वो जाकर उस रिंग को वापस उठा लेता है और सैड होकर वान को वहाँ से जाते हुए देखने लग जाता है और उसे एहसास होता है कि किस्मत हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, इसलिए टाइम रहता है अपने प्यार की केयर और रिस्पेक्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।